नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि हम किस चीज से बने हैं? हम जब पैदा हुए थे तो छोटे थे, पर अब बड़े कैसे हो गए हैं और आगे जाके और बड़े कैसे हो जाएंगे? हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार की चीजें हैं, जैसे कि त्वचा, बाल, नाखून, रक्त, हृदय, फेफड़े। ये अलग अलग चीजें क्यों हैं? इन सब सवालों का जवाब ढूंढने के लिए रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक ने आज से 350 साल पहले पेड़ के तने की छाल का अध्ययन किया। रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी नाम के एक यंत्र का इस्तेमाल किया, जिसको बहुत छोटी चीजें देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रॉबर्ट ने जब पेड़ की तने की छाल को माइक्रोस्कोप से देखा तो पाया कि उसमें एक ही आकार के बहुत सारे खाने बने हुए हैं। इन खानों को देख के उनको छोटे छोटे कमरों की याद आ गई। अंग्रेजी में इन छोटे कमरों को जो कहा जाता है, उन्होंने इन छोटे खानों को वही नाम दे दिया, सेल। सेल, जिसे हम कोशिका कहेंगे, का जब और अध्ययन किया गया तो पाया गया कि हमारे चारों ओर सभी जीव जंतु कोशिकाओं से बने हुए हैं। इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, छोटे और बड़े कीड़े, ये सभी कोशिकाओं से बने हुए हैं। इसी वजह से कोशिका को जीवन की मौलिक इकाई यानी कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। इस पाठ में हम कोशिका का गहराई से अध्ययन करेंगे। हम पढ़ेंगे कि एक कोशिका के अंदर क्या क्या होता है और किस तरह से कोशिका वो सारी प्रतिक्रियाएं करती है जिसकी वजह से वो सभी जीवों को बनाती है। हम देखेंगे कि एक कोशिका स्वयं किन हिस्सों से बनी होती है और ये हिस्से कोशिका को उसके काम करने में कैसे सहायता करते हैं। आइए देखते हैं। आज हम कोशिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। हम पहले से ही जानते हैं कि कोशिकाएं अलग अलग प्रकार और आकार की हो सकती हैं, जैसे कि गोल कोशिकाएं, प्लेट जैसी कोशिकाएं, लंबे धागे जैसी कोशिकाएं, रॉड जैसी कोशिकाएं। कोशिकाएं न केवल जीवों का शरीर बनाती हैं, बल्कि ये उनकी प्रकारीय इकाई यानी फंक्शनल यूनिट भी होती हैं। मतलब कि हर कोशिका का अपना व्यवहार है। हम कह सकते हैं कि कोशिकाओं का जीवन काल भी होता है। वे पैदा होती हैं, बढ़ती हैं और मर जाती हैं। अब हम कोशिका यानी सेल को और जानेंगे। एक जीवित कोशिका एक छोटी जेली की तरह होती है, जिसके ऊपर कई परत हो। वो परत कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन होती है। कोशिका के अंदर जेली जैसा भाग कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म कहते हैं उसे। कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन उसको बाकी कोशिकाओं से अलग करती है और वह यह भी नियंत्रित करती है कि क्या उसके अंदर आता है और क्या बाहर जाता है। कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म के अंदर एक सघन मतलब डेंस गोल या लगभग गोल भाग होता है, जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। यह सामान्यतः गोल होता है और कोशिका के बीच में होता है। न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म से एक खाल की मदद से हटा होता है, जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियस कोशिका का एक बहुत अहम भाग होता है और लगभग सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है। रॉबर्ट ब्राउन ने 18वीं शताब्दी में अलग अलग कोशिकाओं में न्यूक्लियस की खोज की थी। देखिए, यह प्याज के छिलके का सूक्ष्म दृश्य यानी माइक्रोस्कोपिक व्यू है। हर कोशिका में एक कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म, गोल न्यूक्लियस और कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन कोशिका को आकार देती है। जैसे हमारे शरीर में कई अंग हैं जो अलग अलग काम करते हैं, उसी प्रकार कोशिका में भी कई अंग होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं। इन्हें कोशिकांग यानी ऑर्गेनल्स कहते हैं। हर कोशिकांग मतलब ऑर्गेनल का एक या उससे ज्यादा विशेष काम होता है। जैसे कि एक कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रियन, जिसको बहुवचन में माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। इसे कोशिका का ऊर्जा घर मतलब कि पावर हाउस कहते हैं। यह कोशिका के चयापचय कार्यों या कहें मेटाबॉलिक फंक्शंस में भाग लेता है और खाने से ऊर्जा पैदा करता है। एक और कोशिका यानी ऑर्गेनल की बात करते हैं, राइबोसोम। ये प्रोटीन उत्पन्न करता है।
कोशिकाओं में कई ऑर्गेनल्स यानी कोशिकांग होते हैं और सबका कार्य अलग होता है। कभी कभी हम कोशिका में खाली जगह देखते हैं, जैसे कि वहां वैक्यूम हो। उस बनावट को वैक्यूल कहते हैं। कुछ कोशिकाओं में कई छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं। बहुत से पौधों की कोशिकाओं में भी वैक्यूल पाए जाते हैं। ये असल में सामान जमा करने वाले बुलबुले होते हैं, जो कूड़ा, पोषक तत्व आदि कुछ भी जमा कर सकते हैं। तो कोशिकाएं यानी सेल्स होते तो बहुत छोटे हैं, पर काफी अद्भुत होते हैं। कोशिकाओं और उनके अंगों के बारे में बस यही था। क्या आपने कभी घर देखा है? अगर आप घर पर ध्यान दें तो पाएंगे बहुत सारे ईंट साथ मिलकर उस घर को बनाते हैं। इसी प्रकार धरती के सारे जीव जंतु छोटे छोटे खानों से मिलकर बने हैं, जिन्हें कहा जाता है कोशिकाएं। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। वह पेड़ की छाल से एक कॉर्क के पतले टुकड़े का अध्ययन कर रहे थे। जब उन्होंने एक स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से कॉर्क के टुकड़े को देखा तो उन्हें मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना दिखी और लैटिन शब्द कोशिका का संदर्भ लेकर, जिसका अर्थ छोटा कमरा होता है, उन्होंने इसे नाम दिया। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए अब हम कोशिका देखते हैं। प्याज की झिल्ली लीजिए। अब सूक्ष्मदर्शी लीजिए। सूक्ष्मदर्शी ऐसा यंत्र है जिसे सूक्ष्म वस्तु देखने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अब सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम प्याज की झिल्ली की स्लाइड को देखेंगे। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि कुछ छोटी संरचनाएं हैं जो एक समान है और उनके आकार से इनका कोई संबंध नहीं है। इन्हीं संरचनाओं को कोशिका कहते हैं। और हमने यह भी पढ़ा है कि सभी जीव जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमने और रॉबर्ट हुक ने कोशिका को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग क्यों किया? वीडियो को रोक दें और अपने दोस्तों के साथ चर्चा करें। चूंकि अधिकांश कोशिकाएं आकार में छोटी होती है, इसलिए हमें और रॉबर्ट हुक को उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करना पड़ा। उदाहरण के तौर पर, यदि हम नग्न आंखों से अपना हाथ देखते हैं तो हम किसी भी कोशिका को नहीं देख पाएंगे। जिस प्रकार कोई घर काफी ईंटों से मिलकर बना होता है, इसी प्रकार प्रत्येक जीव जंतु कोशिका से मिलकर बने होते हैं, जो जीवन की मूलभूत इकाई है। कृपया इसे कॉपी में नोट कर लें। कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जंतु दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय जंतु और बहुकोशिकीय जंतु। अब सवाल ये आता है, क्या प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव कभी एकल कोशिक जीव था? यदि हाँ, तो कैसे? वीडियो को रोकें और चर्चा करें। हाँ, प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव कभी एकल कोशिक जीव था, क्योंकि प्रत्येक कोशिका स्वयं को विभाजित कर सकती है और अपनी ही तरह का कोशिका उत्पादन करने की क्षमता रखती है। इसी प्रकार सभी कोशिकाएं अपने से पहले से मौजूद कोशिकाओं से आई है। एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय जीवों के कुछ उदाहरण। एक कोशिकीय जीव के उदाहरण है क्लैमिडोमोनास, पेरिमीशियम, बैक्टीरिया। बहुकोशिकीय जीव के उदाहरण है फंजाई, पौधे, जानवर इत्यादि। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। मानव शरीर के विभिन्न कोशिकाओं को समझने के लिए मानव शरीर के विभिन्न अंगों को समझते हैं, जो विशेष काम करने के लिए समर्पित होते हैं। उदाहरण के लिए, हृदय रुधिर को पंप करता है, अमाशय भोजन का पाचन करता है। कुछ इसी प्रकार मानव शरीर भी विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, जो विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, जैसे कि लाल रुधिर कोशिकाएं शरीर में ऑक्सीजन ले जाता है, शुक्राणु प्रजनन के लिए उपयोग में आता है, तंत्रिका कोशिका उद्दीपन से संवेदी सूचनाएं वहन करती है। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। कोशिकाओं की आकृति तथा आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होते हैं।
उदाहरण के तौर पर शुक्राणु का आकार एक रॉकेट जैसा होता है, क्योंकि इसे जल्द से जल्द निषेचन के लिए अंडे तक पहुंचना होता है। कृपया इसे भी अपनी कॉपी में नोट कर लें। कुछ कोशिकाओं का आकार स्थिर होता है और कुछ का आकार बदलता रहता है। इसे भी अपनी कॉपी में लिख लें। जैसे कि हमने देखा है, घर में कुछ बुनियादी संरचना होती है जिसके बिना कोई घर नहीं बनाया जाता है, जैसे कि दीवारें, खिड़कियां, दरवाजे इत्यादि। इसी प्रकार कोशिकाओं में भी कुछ बुनियादी संरचनाएं होती हैं जिसका हम अवलोकन कर सकते हैं, जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। इससे समझ सकते हैं कि इस दुनिया में हर कोशिका के पास 3 गुण दिखाई देते हैं: कोशिका द्रव्य, प्लाज्मा झिल्ली तथा केंद्रक। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। यह 3 संरचनाएं कोशिका की रचना का आधार है। सभी कोशिकाओं में कोशिकांग होते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसका कार्य क्या है या वो किस जीव में पाई जाती है। इसे भी अपनी कॉपी में नोट कर लें। अब कक्षा में कुछ प्रश्न करेंगे। एनसीईआरटी के अभ्यास पृष्ठ संख्या 59 से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करें और आप अपनी संकल्प साइंस वर्कबुक से अभ्यास 9B05.1 से क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 करें। आज हम कोशिका या सेल के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि घर ईंटों से मिलकर बना होता है, उसी प्रकार हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो कोशिकाएं हमारे शरीर के निर्माण ब्लॉक हैं। तो हम कह सकते हैं इमारतों में ईंट तथा जीवों के शरीर में कोशिकाएं दोनों ही संरचना का मूलभूत आधार है। परंतु वास्तव में कोशिका है क्या? 1665 में रॉबर्ट हुक ने एक काग के टुकड़े या स्लाइस ऑफ कॉर्क को सूक्ष्मदर्शी के नीचे रखा, जो कि उसने स्वयं बनाया था। काग पेड़ की छाल या बार्क ऑफ ट्री का एक भाग होता है। उसने देखा कि वो छोटे छोटे इकाई बॉक्सों से मिलकर बना था। प्रत्येक बक्सा एक दीवार द्वारा अन्य बक्से से अलग था। उसने प्रत्येक बक्से को कोशिका या सेल कहा। हुक द्वारा काग पर किए गए शोध से जो बक्से या कोशिकाएं पाई गईं, वह सब मृत कोशिकाएं या डेड सेल्स थीं। कोशिकाओं की यह खोजन आकस्मिक या एक्सीडेंटल थी। बाद में वैज्ञानिकों ने यह पाया कि सभी जीव सूक्ष्म छोटी इकाई से मिलकर बने होते हैं। इन्हें ही हम कोशिका या सेल कहते हैं। एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा से लेकर बड़ी सी ब्लू व्हेल तक प्रत्येक जीव कोशिका से मिलकर बना है। प्रत्येक जीव में कोशिकाओं की संख्या समान नहीं होती। बहुत से जंतु सिर्फ छोटी कोशिकाओं से मिलकर ही बने होते हैं, जैसे कि बैक्टीरियम। उनमें से कुछ इतने छोटे होते हैं जैसे मीटर का मिलियनवां भाग। दूसरी ओर एक चूहे में करोड़ से भी ज्यादा कोशिकाएं हो सकती हैं। 1 बिलियन = 1000 मिलियन। आप जानते हैं मानव शरीर में ट्रिलियन कोशिकाएं होती हैं। 1 ट्रिलियन = 1000 बिलियन। क्या सभी जंतुओं की कोशिकाओं का आकार तथा बनावट समान होती है? नहीं। आश्चर्यजनक है, परंतु सत्य है। मुर्गी का अंडा एक कोशिका को प्रदर्शित करता है और यह इतना बड़ा होता है कि नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है। पीले भाग के बाहर सफेद भाग एल्ब्यूमिन है, जो कि उबलने पर जम जाता है। पीला भाग यॉल्क है। यह एक कोशिका का भाग है। इस कोशिका को बिना किसी सूक्ष्म यंत्र या मैग्नीफाइंग डिवाइस के भी देखा जा सकता है। सभी कोशिकाओं का आकार समान नहीं होता। सबसे छोटी कोशिका 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर की होती है, जो कि बैक्टीरिया में होती है। यदि हम मीटर को बिलियन समान भागों में बांटेंगे तो उसका एक भाग माइक्रोमीटर है। तो कल्पना कीजिए बैक्टीरियम कितना छोटा होगा। दूसरी ओर एक शुतुरमुर्ग का अंडा 170 मिलीमीटर × 130 मिलीमीटर तक बड़ा हो सकता है। सिर्फ नंबर और आकार ही नहीं, कोशिकाओं की बनावट भी अलग अलग होती है। लाल रक्त कोशिकाएं बनावट में गोलाकार होती हैं। कुछ कोशिकाएं धुरा या स्पिंडल जैसी होती हैं, जो कि दोनों किनारों पर होता है, जैसे कि हमारी मांसपेशियों की कोशिकाएं।
कुछ कोशिकाएं तार जितनी लंबी भी हो सकती हैं, जैसे कि हमारी नसों की कोशिकाएं। तंत्रिका कोशिकाएं या नर्व सेल्स या न्यूरॉन मिलकर हमारा तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम बनाते हैं। मानव शरीर में तंत्रिका कोशिका 2 फीट से भी अधिक लंबी हो सकती है। कुछ कोशिकाओं की विशेष बनावट नहीं होती और वह अमीबा की तरह अपनी बनावट बदल सकते हैं। ये एक कोशिका से बने होते हैं तथा भोजन के शिकार के लिए ये गतिविधि करते हैं। WBC कोशिकाएं जो हमारे शरीर में है, उनका कोई विशेष आकार नहीं होता, परंतु जब WBC ही एक कोशिका होती है, अमीबा एक संपूर्ण अंगक है जो कि स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है। विभिन्न कोशिकाएं विभिन्न प्रकार के कार्य करती हैं। जब एक प्रकार की कोशिकाओं का समूह कोई विशेष कार्य करता है, उस समूह को ऊतक या टिश्यू कहते हैं। जैसे मांसपेशियों की कोशिकाएं समूह में मांसपेशी ऊतक बनता है, जो कि हमारे शरीर को गति करने में सहायता करता है। हमारे शरीर के विभिन्न अंग विभिन्न ऊतकों से मिलकर बने होते हैं और विभिन्न अंग मिलकर एक तंत्र बनाते हैं किसी एक कार्य को करने के लिए। जैसे कि पाचन तंत्र विभिन्न अंगों से मिलकर बना होता है, जैसे पेट या स्टमक, छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन, तथा ये भोजन का अवशोषण तथा पाचन तंत्र की देखरेख करता है। तो समूह में कोशिकाएं ऊतक बनाती हैं। ऊतकों का समूह अंगों या ऑर्गेन्स का निर्माण करता है। विभिन्न अंग मिलकर तंत्र का निर्माण करते हैं, जैसे पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र आदि। अब आपने कोशिका के बारे में बहुत कुछ समझ लिया, जो कि हमारे शरीर की संरचनात्मक इकाई या स्ट्रक्चरल यूनिट है। अब तक के लिए इतना पर्याप्त है। बाय बाय। जैसे हमारे घर में दीवारें होती हैं, उसी प्रकार हर कोशिका के पास एक झिल्ली होती है, जिसे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली अणुओं से मिलकर बने होते हैं, जो है लिपिड और प्रोटीन। आप सभी ने स्कूल गेट पर चौकीदार को तो देखा ही होगा, जो सिर्फ चुनिंदा लोगों को ही स्कूल के अंदर जाने देते हैं। इसी प्रकार कोशिका झिल्ली चुनिंदा होती है। यह सिर्फ चुनिंदा पदार्थों को ही अंदर एवं बाहर जाने देती है, इसलिए इसे वर्णात्मक परागीय झिल्ली कहते हैं। कृपया इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। जैसे हम अपना मुंह खोलते हैं और भोजन लेते हैं, इसी प्रकार प्लाज्मा झिल्ली का लचीलापन कोशिका को ऐसा करने के लिए अनुमति देता है। उदाहरण के तौर पर अमीबा। अगर कोई कुछ लजीज पका रहा है, तो आपको कुछ मीटर दूर से ही उसकी खुशबू आ जाएगी, यानी वो खुशबू हवा में फैल जाती है। हम मच्छरों को भगाने के लिए इस तरह की कॉइल्स चलाते हैं। पहले तो आप अगर नजदीक न खड़े हों, तो आपको कॉइल के जलने की खुशबू नहीं आएगी, पर धीरे धीरे वो खुशबू पूरे कमरे में फैल जाएगी। कुछ मिनटों बाद आपको उसकी खुशबू कमरे के हर कोने तक आने लगेगी, यानी उसका धुआं सब दिशाओं में फैल गया। अगर आप पानी के गिलास में स्याही की 2-3 बूंदें मिला दें, तो देखेंगे किस तरह से स्याही पूरे पानी में बराबर फैल जाएगी। जो हमने यहां देखा वो कहलाता है डिफ्यूजन या विसरण। विसरण में पदार्थ के अणु ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर उस माध्यम जैसे हवा या पानी में बराबर से फैल जाते हैं। विसरण की वजह से ही खुशबू, गैस, धुआं आसानी से हवा में फैल जाता है। इस प्रक्रिया की वजह से ही जब आप पानी में रंग मिलाते हैं, तो वो बराबर से फैल जाता है। विसरण की वजह से ही जब आप गर्म पानी से भरे एक कप में चाय की पत्ती डालते हैं, तो चाय का स्वाद पूरे पानी में अच्छे से फैल जाता है। पर विसरण इससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है। ऑक्सीजन से भरपूर हवा फेफड़ों के एल्वियोली में पहुंचती है, जहां बिना ऑक्सीजन वाला रक्त इन एयरबैग्स के आसपास धमनियों में प्रवाहित होता है। तो ऑक्सीजन रक्त में विसरित हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन की सांद्रता हवा में ऑक्सीजन की सांद्रता के मुकाबले कम होती है। विसरण की प्रक्रिया में बहुत से जरूरी आयंस, अणु, परमाणु, न्यूट्रिएंट्स आदि ज्यादा सांद्रता वाले इलाके से कम सांद्रता वाले इलाके में गति करते हैं।
इसलिए उनका इस्तेमाल अच्छे से हो पाता है। विसरण के बहुत से उदाहरण हमारे शरीर में ही देखने को मिल जाते हैं, इसलिए ये प्रक्रिया बहुत जरूरी है। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय। जैसे हमारे शरीर में दिमाग शरीर के सारे कार्य नियंत्रित करता है, वैसे ही कोशिका के पास भी मस्तिष्क होता है, जिसे हम केंद्रक कहते हैं। केंद्रक कोशिका का मस्तिष्क होता है। यह केंद्रक झिल्ली से घिरा होता है, जिनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जो केंद्रक के अंदर का कोशिका द्रव्य केंद्रक के बाहर ले जाते हैं। जीवों में कोशिकीय जनन में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रक्रिया में एक अकेली कोशिका विभाजित होकर दो नई कोशिकाएं बनाती हैं। यह कोशिका की अन्य प्रकार की रासायनिक गतिविधियां भी निर्धारित करते हैं, जैसे कि कोशिका का जीवन और मृत्यु। कृपया इसे कॉपी में नोट कर लें। भिन्न प्रकार के कोशिकाओं की तुलना करेंगे। हमने पढ़ा था कि कोशिका एक प्रोटोप्लाज्म से मिलकर बना होता है, जो कि एक पतली कोशिका झिल्ली से बंद होता है, और प्रोटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य तथा नाभिक से मिलकर बना होता है, जो कि सामान्यतः गोलाकार होता है तथा कोशिका के केंद्र में स्थित होता है। नाभिक में जीन होते हैं जो प्रोटीन उत्पादन का नियंत्रण करते हैं तथा यह कोशिकाओं की बहुत सी गतिविधियों का नियंत्रण केंद्र होता है। सामान्यतः नाभिक नाभिकीय झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव्य से अलग होता है। वह कोशिकाएं जिनमें व्यवस्थित नाभिक जो कि नाभिकीय झिल्ली से घिरा हुआ होता है यूकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। मानव शरीर में कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। यू का मतलब सत्य तथा कैरियोन का अर्थ नाभिक, अतः यूकैरियोटिक कोशिकाओं को सच नाभिक या ट्रू न्यूक्लियस भी कहते हैं। परंतु बैक्टीरिया में नाभिक नाभिकीय झिल्ली के साथ नहीं होता। उनके अनुवांशिक पदार्थ कोशिका द्रव्य में खुले हुए होते हैं। इस प्रकार की कोशिका को प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। प्रो का अर्थ आदिम तथा कैरियोन का अर्थ नाभिक। वह जीव जिनमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उन्हें आदिम जीव या प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। जीव जिनमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं बहुत सूक्ष्म होते हैं, अर्थात उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, और उनमें से अधिकांश एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं। तो हमारे आसपास के सभी जीव जंतुओं में यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से अधिक उन्नत तथा व्यवस्थित होती हैं। जैसे यूकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्व्ययी जालिका या इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम आदि जैसे अंगक होते हैं, जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं अवायवीय श्वसन या अनएरोबिक रेस्पिरेशन करती हैं, अर्थात ऑक्सीजन के बिना श्वसन। परंतु अधिकांश यूकैरियोटिक कोशिकाएं वायवीय श्वसन या एरोबिक रेस्पिरेशन करती हैं, मतलब श्वसन के लिए ऑक्सीजन की इन्हें आवश्यकता होती है। पौधों की कोशिकाओं में और जंतुओं की कोशिकाओं में क्या अंतर होता है? मानवों में तथा एक आम के वृक्ष में भी यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, परंतु पौधों की कोशिकाओं तथा जंतुओं की कोशिकाओं में बहुत से अंतर होते हैं। यदि हम पौधों को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखेंगे तो हमें उनकी कोशिकीय झिल्ली के बाहर एक मोटी बाहरी झिल्ली भी दिखती है। इसे कोशिकीय दीवार या सेल वॉल कहते हैं। पौधों में कोशिकीय दीवार की क्या आवश्यकता है? क्योंकि उन्हें ताप में परिवर्तन, तेज वायु की गति, वातावरण की नमी आदि से बचाव की आवश्यकता होती है। वह इन परिवर्तनों का सामना करते हैं क्योंकि वह हमारी तरह गति नहीं कर सकते। इसलिए जंतुओं की कोशिकाओं में ही कोशिका झिल्ली होती है, परंतु कोशिकीय दीवार नहीं होती। हम जानते हैं कि पौधे अपना खाना स्वयं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाते हैं। क्लोरोफिल जो कि प्रकाश संश्लेषण में सहायता करते हैं, प्लास्टाइड नामक अंगक के अंदर रहते हैं। हरे रंग के प्लास्टाइड को क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। पौधों में रंगीन अंगक अर्थात प्लास्टाइड होते हैं। जंतुओं में प्लास्टाइड नहीं होते क्योंकि वह प्रकाश संश्लेषण नहीं करते।
पौधों की कोशिकाओं तथा जंतुओं की कोशिकाओं में रिक्तिकाएं या वैक्यूल्स होते हैं। जंतु कोशिकाओं में सामान्यतः बहुत सी छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती हैं। पौधों की कोशिकाओं में एक या कुछ बड़ी रिक्तिकाएं होती हैं, जिनका प्रयोग वो भोजन के संरक्षण के लिए करते हैं या व्यर्थ के लिए आदि। अतः हमने आज क्या पढ़ा? तो यूकैरियोट्स या प्रोकैरियोट्स में क्या अंतर है? नाभिकीय झिल्ली सिर्फ यूकैरियोटिक में ही उपस्थित होती हैं, प्रोकैरियोटिक में नहीं। अंगक जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, अंतःप्रद्व्ययी जालिका आदि सिर्फ यूकैरियोटिक में उपस्थित होते हैं या प्रोकैरियोटिक में उपस्थित नहीं होते। यूकैरियोटिक के उदाहरण सभी बहुकोशिकीय अंगक, उदाहरण हम मानव, पौधे। प्रोकैरियोटिक के उदाहरण बैक्टीरिया, हरे नीले शैवाल या एल्गी। तो पौधों की कोशिकाओं में तथा जंतुओं की कोशिकाओं में क्या अंतर है? पौधों में कोशिकीय दीवार नहीं होती या सिर्फ पौधों की कोशिकाओं में होती है। जंतुओं की कोशिकाओं में बहुत सी रिक्तिकाएं होती हैं, परंतु पौधों में सामान्यतः एक या कुछ बड़ी रिक्तिकाएं होती हैं। रंगीन अंगक, प्लास्टाइड सिर्फ पौधों में उपस्थित होते हैं, जंतु कोशिकाओं में नहीं। अंत में जंतु में नाभिक सामान्यतः कोशिका के केंद्र में स्थित होता है, परंतु यह बड़ी रिक्तिकाओं के द्वारा कोशिकीय दीवार की ओर धकेल दिया जाता है। अब तक के लिए इतना पर्याप्त है। बाय बाय बच्चों।